हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। कई दोस्तों ने कमेंट किए थे कि इस चीज़ों में हमें बेसिक समझ की ज़रूरत है, तो मैं उन्हीं चीज़ों को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों वर्ड यूज आते हैं या फिर हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करते समय इनमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो इनको हम पार्टिकुलर रूप से एकदम डिवाइड कर देंगे कि कैसे पढ़ें, समझें कि कार्यपालिका को बिल्कुल अलग तरीके से, विधायिका को अलग और न्यायपालिका को अलग, और जहाँ जहाँ इसमें ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और कैसे इसको पढ़ाई करेंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। सबसे पहले भारत में जो है वो संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और जो संविधान बनाया गया उसमें तीन तरह से कार्य करने वाले तीन अंग बनाए गए, एक कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका कौन है और इनका कार्य क्या होता है। तो भारत में क्या है, विधि या किसी भी प्रकार का कानून बनाने का कार्य विधायिका का होता है। विधायिका का मतलब ही होता है विधेयक बनाना। विधेयक यानी बिल। कोई भी बिल बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास होती है। और इस बिल को लागू करने तथा एग्जीक्यूट करने की शक्ति कार्यपालिका के पास होती है। तो बिल बनाना यहाँ है, उसे लागू करने की शक्ति किसके पास है? कार्यपालिका के पास है। और यदि इसे लागू करने में कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की न्यायिक चुनौती आती है या फिर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो उसके सजा का प्रावधान अर्थात न्याय की व्यवस्था करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। तो एक बेसिक समझ हो गई कि हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति विधायिका को प्राप्त है, कानून को लागू कराने की शक्ति कार्यपालिका के पास है और उसके उल्लंघन के मामले में सजा देने की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। तो ये कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे, विधायिका और कार्यपालिका में कौन कौन आएंगे और न्यायपालिका में कौन आएंगे, इसी चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आते हैं कार्यपालिका को देखते हैं। कार्यपालिका जो कार्य को चलाते हैं, तो हमारे यहाँ आपको पता होगा कि दो स्तर पर सरकार बनाए जाते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर सरकार में कार्यपालिका में कौन कौन है, राज्य स्तर पे कौन है, उसको समझते हैं। केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे सबसे प्रमुख होता है कार्यपालिका का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ना ही केवल केंद्र स्तर पर बल्कि पूरे भारत के कार्यपालिका का अगर सबसे हेड माना जाता है तो किसे माना जाता है? राष्ट्रपति। दूसरे रूप में आते हैं उपराष्ट्रपति। तीसरे में आ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड कहा जाता है। एक्चुअली में हमारे यहाँ राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के माध्यम से किया जाता है। इसलिए इन्हें कार्यपालिका के नामित शक्ति और इन्हें कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति का हकदार माना जाता है। और प्रधानमंत्री के नियंत्रण में काम करता है मंत्रिपरिषद। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं। ये केंद्रीय स्तर पर। अब मंत्रिपरिषद में क्या, तो बहुत तीन तरह के मंत्री होते हैं दोस्तों। एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। ये तीनों मंत्री भी कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। इसके अलावा इस कार्यपालिका को समझने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ दो तरह के कार्यपालिका भी डिवाइड किए जा सकते हैं। एक को बोलते हैं अस्थाई और एक को बोलते हैं अस्थाई। अस्थाई कार्यपालिका में वे सदस्य आते हैं जो 60 या 62 साल की आयु के लिए चुने जाते हैं। जैसे आप आईएएस अधिकारी वगैरह को देखते हैं, वो क्या होते हैं? नियमित होते हैं, उन्हें जॉब दिया जाता है, उन्हें जॉब लेटर मिलता है और वो फिक्स होते हैं। तो वैसे अधिकारीगण जो एक निश्चित सीमा यानी लगभग 60 वर्षों की आयु तक के लिए कार्यकाल के लिए कार्यपालिका का अंग बनते हैं, वे अस्थाई कार्यपालिका कहलाते हैं। और ये जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सभी 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अस्थाई कार्यपालिका कहा जाता है। तो इस अस्थाई कार्यपालिका के केंद्र के समान ही दोस्तों यहाँ राज्य में भी कार्यपालिका होती है। और राज्य में हम लोग देख सकते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद,
ये क्या हो गए, राज्य के कार्यपालिका हो गए। और यहाँ हमने देखा था केंद्र के, ये राज्य में अस्थायी कार्यपालिका है, ये केंद्र में अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका दोनों जगह होते हैं और वो अधिकारीगण होते हैं जो अधिकारी के रूप में सेवा देते हैं, सचिव के पद पे होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका के अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसकी ओर बढ़ते हैं। अब इसी अस्थायी कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका है, इसके बारे में स्पेशली हम लोगों को पार्टिकुलर रूप से पढ़ना है। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ना है। राष्ट्रपति चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनके कार्य है, उनकी पदावधि क्या होती है, कितने बार चुने जा सकते हैं, शपथ कौन दिलाता है, तो ये सब बारी बारी से आपको राष्ट्रपति चैप्टर, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर राज्य में आएंगे तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि, ये क्रमशः आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कार्यपालिका पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। फिलहाल हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि किस प्रकार से अस्थायी और अस्थायी में कार्यपालिका विभाजित है, केंद्र और राज्य स्तर पर कार्यपालिका विभाजित है, राज्य के कार्यपालिका का हेड राज्यपाल होता है और केंद्र के कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होते हैं। उसी तरह से अब आते हैं विधायिका में, और ये जो विधेयक बनाने संबंधी काम है ये भी दो जगह देखे जाते हैं, एक केंद्र में होता है और एक राज्य में होता है। आपको मैंने पढ़ाया था स्पेशली सूचियों में कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची है उन विषयों पर जब विधि बनाने की बात आती है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, केंद्र द्वारा। जो राज्य सूची की विषय है उस पर कानून बनाने का मुख्य अधिकार किसको है, राज्य को। और जो समवर्ती सूची है उनमें दोनों बना सकते हैं। तो ये जो केंद्र में या राज्य स्तर पर विधायिका काम करता है वो उनका मुख्य काम होता है विधि बनाना। विधि बनाने के लिए केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था की गई है उसका नाम है संसद, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था है उसका नाम है विधान मंडल। अब केंद्र में कानून बनाने के लिए इस संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा, और ये दोनों सदन मिलकर के कोई भी विधेयक तैयार करते हैं। और इसी सदन के मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, विधायिका। केंद्रीय स्तर पर जो ये इसके मेंबर और इसके मेंबर होते हैं वास्तव में उसे सांसद कहा जाता है, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये विधायिका का अंग होते हैं और विधेयक बनाने का काम करते हैं। जब राज्य स्तर पे आते हैं तो विधानमंडल में भी 2 स्तर देख सकते हैं आप, और इसमें आप देखेंगे विधानसभा और देखेंगे विधान परिषद। विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य होता है। ये जितने भी हमारे अभी राज्य दिखाई दे रहे हैं 29 राज्य, उन सभी राज्यों में विधानसभा मौजूद है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी में भी विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद जो होता है वो सभी राज्यों में अनिवार्य नहीं है। यह डिपेंड करता है उस राज्य पर कि क्या वो विधान परिषद रखना चाहते हैं या नहीं। ये विधान परिषद रखने वाले अभी राज्यों की संख्या 7 बताई जा रही है, ठीक है। और ये अगर राज्य चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं, राज्य चाहे तो इसे अपना भी सकते हैं, तो ये चलता रहता है। तो इस तरह से राज्य स्तर पर विधानमंडल विधायिका का काम करते हैं और इसके मेंबर विधायक कहलाते हैं और इसके मेंबर सांसद कहलाते हैं। जब इसमें आते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये हम विधानमंडल के स्तर पे देखते हैं। और यहाँ एमपी सांसद के स्तर पे देखते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं। अब मैटर फंसता है कि प्रधानमंत्री तो यहाँ भी होते हैं, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो लोकसभा के मेंबर हैं, और नरेंद्र मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने के नाते वो विधायिका के भी अंग होते हैं, और जब यहाँ वे कार्यपालिका के रूप में कार्य करने लगते हैं तो कार्यपालिका के अंग भी होते हैं। उसी तरह से जितने भी मंत्री पद होते हैं, जैसे आप कैबिनेट मंत्री देख रहे हैं, राज्य मंत्री देख रहे हैं, वर्तमान में आप राजनाथ सिंह जी को देख रहे हैं, सुषमा स्वराज जी को देख रहे हैं, तो ये जितने भी लोग हैं जो मंत्री बनते हैं, ये मंत्री बनने के बाद कार्यपालिका का अंग बन जाते हैं, और जब तक मंत्री नहीं है तब तक क्या होते हैं, विधायिका का अंग बन जाते हैं। तो एक ही व्यक्ति कार्यपालिका भी हो सकता है उसी समय और विधायिका भी हो सकता है। जब वह संसद में बिल पास करने के लिए जाता है तो वह विधायिका के रूप में काम करता है, और जब वह अपने मंत्रालय में रह के कार्य करता है तो उस समय वह कार्यपालिका काम करते हैं। जैसे सरकार पक्ष के कई मेंबर कार्यपालिका के साथ काम करते रहते हैं, जो विपक्ष में बैठे लोग होते हैं वो केवल विधायिका के रूप में ही काम कर पाते हैं। तो इस तरह से विधायिका के सदस्य
कार्यपालिका के भी मेंबर हो सकते हैं। ये हमेशा आपको याद रखेंगे कि विधायिका और कार्यपालिका में एक बॉन्डिंग चलता रहता है, इसके मेंबर इसके भी मेंबर है और इसके मेंबर इसके भी मेंबर है। और विधायिका कौन कौन थे, कार्यपालिका कौन कौन थे, इसे हम लोगों ने आसानी से समझ ली। अब आते हैं न्यायपालिका के। तो कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए या फिर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके दंड के प्रावधान के लिए ही स्पेशली न्यायपालिका की बात की गई है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और उसे एकीकृत रूप में ढाला गया है, यानी ऊपर से लेकर नीचे के रूप में एक श्रृंखलाबद्ध रूप में सजाया गया है। इस व्यवस्था को एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे ऊपरी स्तर पर जो न्यायालय है वह है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके निचले स्तर पे आते हैं हाई कोर्ट और फिर उसके निचले स्तर पे आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो सत्र न्यायालय हम लोग कहते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरह से ये न्यायपालिका का एक क्रमिक चरणबद्ध श्रृंखला है जिसे हम लोग एकीकृत न्यायपालिका कहते हैं। अब इसमें ये केंद्र और राज्य वाली बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि केंद्र का कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट और राज्य का कोर्ट है हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय है, लेकिन केंद्र स्तर पर सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। इसका यह तात्पर्य नहीं लगाया जा सकता है कि यह राज्य का है और यह केंद्र का। वास्तव में यह एक क्रमिक श्रृंखला है जिसमें विधिवत रूप से यदि यह इस कोर्ट के फैसले को आप नहीं मानते हैं तो यहाँ अपील कर सकते हैं, यहाँ को नहीं मानते हैं तो यहाँ अपील कर सकते हैं। तो ये न्यायपालिका एकीकृत है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से काम करती है। आपको मैंने एक अनुच्छेद पढ़ाया था, अनुच्छेद 50 याद होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़कर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसमें यही बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए दोस्तों? यदि आप एज ए एग्जाम्पल समझते हैं, यदि यहाँ सरकार और यहाँ जज दोनों एक दूसरे से साठ-गांठ रखेंगे तो किसी भी कीमत पर निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा, ना ही सरकार पर न्यायपालिका किसी परिस्थिति में अच्छे काम करने के लिए दबाव बना पाएगी। तो इसीलिए अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग रह के काम करते हैं तो जनता की भलाई अधिक हो पाती है और जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात हम करते हैं हमारे संविधान में वो पूरा हो पाता है। इसीलिए अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात की गई है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कार्यपालिका कैसे काम करता है, विधायिका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है। इसमें केंद्र स्तर पर भी विधायिका और कार्यपालिका और राज्य स्तर पर कार्यपालिका, विधि बनाने के लिए जो विधायिका है वो केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, लेकिन न्यायपालिका जो है वो हमारे पूरे भारत में एकीकृत है। इसे केंद्र या राज्य में नहीं बांटा जाता बल्कि एक क्रमिक श्रृंखला में ये काम करते हैं, ठीक है। और सबके काम एक दूसरे को सपोर्ट करना है और फाइनली ये तीनों स्तंभ मिलकर इस तरह से भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बनते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को कहा जाता है। तो ये तीन स्तंभ ये हैं जिनके ऊपर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, फिर राज्य के कार्यपालिका, फिर विधायिका में केंद्र का विधायिका, राज्य के विधायिका और फिर न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस तरह से क्रमिक रूप से इसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और इन चैप्टरों से जो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं उसे आसानी से आप बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए, एडुटेरिया के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका अपना प्रवीण कुमार।